Hello everyone, welcome to Civil Spotlight, and today we are going to discuss the development length topic. It is lecture 3 part 3 in RCC beams. So before beginning, this is small introduction about myself. I'm Piyusham. I'm here to help you for the competitive exam. So let's begin our lecture. अभी तक हमने शियर स्ट्रेस पढ़ा, फिर हमने बॉन्ड स्ट्रेसेस पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ मिनिमम वो लेंथ है जिससे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस सेफली ट्रांसफर हो जाएगा टू स्टील बार्स थ्रू बॉन्ड स्ट्रेस। सिंपल सी बात, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा वो स्ट्रेंथ इन टेंशन रीइंफोर्समेंट के बराबर होगा। फ्लेक्सुरल की वजह से टेंसाइल रीइंफोर्समेंट में आने वाला फोर्स कितना रहा है? 0.87 Fy इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन नंबर ऑफ बार्स हैं, फाई उसका मेन बार है, तो पाई बाय 4 फाई स्क्वायर इंटू एन 0.87 Fy। तो इससे आपको पता चल गया कि कितना टेंसाइल फोर्स है ड्यू टू फ्लेक्सुरल इफेक्ट इन स्टील बार्स। अब डेवलपमेंट लेंथ परमिसिबल क्यों यूज कर रहे हैं? एक है डेवलप्ड, टाउ बी डी, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। एक डेवलप्ड है, ये मेन हमेशा टाउ परमिसिबल के से कम होना चाहिए टू बी सेफ। तो हम मैक्सिमम जो पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, यानी कि हर हाल में हम इससे बड़ी लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टाउ बी डी, यानी कि टाउ बॉन्ड परमिसिबल। अब टाउ बॉन्ड परमिसिबल देखिए, हम लिख सकते हैं n इंटू पाई इंटू डायमीटर ऑफ बार इंटू डेवलपमेंट लेंथ एल डी। ओके, दिस इज पेरीमीटर, दिस इज लेंथ एंड दिस इज स्ट्रेस। नाउ वी कैन फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो लास्ट लेक्चर देखो, जिसके अंदर अपन ने ये देखा हुआ है कि अगर बीम है, क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो बहुत सारी बार्स हुई। इन बार्स को अब लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन में देखो ऐसे, तो इन बार्स के ऊपर जितना भी बॉन्ड स्ट्रेस है वो टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा। वहाँ हमने dx लेंथ की बात की थी, छोटे से dx की। यहाँ पे हमने टाउ बी डी जो था वो पूरा उठाया, पूरी लेंथ पे लगा दिया। एक तरीके से हमने यहाँ पे टाउ बी डी को कांस्टेंट बना के, जो परमिसिबल था एज पर कोड गिवन है, उसको यूज़ करा और डेवलपमेंट लेंथ निकाल ली। तो फ्लेक्सुरल इफेक्ट की वजह से आने वाले टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कितनी मिनिमम लेंथ चाहिए विद बॉन्ड स्ट्रेस परमिसिबल, वी गेट दिस थिंग एज, बस ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें तो ये वाला ही बेटर याद रख लें, इससे भी निकल आएगा। 1 मिनट 1 सेकंड का काम है, बस ये लिखोगे निकाल लोगे, तो कहाँ कहाँ तक यार रटते फिरोगे। ठीक है, सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, LSM में हम इसे यूज कर रहे हैं। अब बात आती है ये किसके लिए गिवन था। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में टेबल दिखाई थी, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है टाउ बी डी परमिसिबल इज गिवन फॉर दी प्लेन बार्स। अगर आपको Fe415 और Fe500 के लिए चाहिए तो क्या करना होगा? टेंशन के केस में 60% से इंक्रीज करना है, और कंप्रेशन के केस में जो फर्दर टेंशन का है उसको फर्दर 25% से और इंक्रीज करना होता है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और ये 0.87 Fy को कई ऑप्शंस में मैंने देखा है सिग्मा एस टी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे सिग्मा एस टी को लिख दिया है। डोंट मेक इट लाइक WSM थिंग, और इवन आप अगर WSM की फॉर्म में भी याद करना चाहें तो मेक इट लाइक स्ट्रेस इन स्टील, दैट इज 0.87 Fy इंटू डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय 4 टाउ बॉन्ड परमिसिबल। आई एम राइटिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आप को मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। Calculate the development length required for high yield strand deformed bars used for M25 concrete for bars in tension, bars in compression. Bars अगर टेंशन में होंगी तो परमिसिबल, वहाँ गए हमने टेबल में देखा इट इज़ 1.4, एंड क्योंकि Fe415 की बात हो रही है यानी कि हाई yield स्टील डिफेंड बार्स, तो 60% से इंक्रीज करना पड़ेगा। 1.4 इंटू 1.6 वी गेट 2.24। So development length would be phi stress in steel 0.87 by 4 divided by tau bd permissible. So I'm putting here 2.24 for M25. तो यहाँ से मेरे को मिल गया M25 के लिए 40.35। ओके,
तो सिमिलरली कंप्रेशन के लिए क्या करना है, टाउ बी डी परमिसिबल और 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रेस परमिसिबल है 1.4 प्लेन बार का था, 60% टेंसाइल के लिए इंक्रीज किया, फर्दर कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज किया। वी गॉट दिस थिंग बाय राइटिंग दिस थिंग, वी गॉट फॉर M25 डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन वुड बी 33 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। एक चीज़ क्लियर हो रही है, टेंशन में मुझे लंबी लेंथ चाहिए और कंप्रेशन में मुझे छोटी लेंथ चाहिए, है कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे मैंने ऑल दो कभी क्वेश्चन में दिया नहीं इन्होंने, बट मैंने सोचा एक बार माइल्ड स्टील ही दिया हो तो आप सिर्फ 1.4 लिखें। सबसे लंबी कहाँ आ गई? माइल्ड स्टील में आ गई है। तो माइल्ड स्टील के अंदर FYB 250 होता है, ये ध्यान रखना। एंड यहाँ पे जो है FE 415 है, इसलिए 415 की वजह से अप्रॉक्सीमेटली ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे इस न्यूमेरिकल से वैसे ही समझाने के लिए बताया कि जो डेवलपमेंट लेंथ है टेंशन में वो हमेशा ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू कंप्रेशन। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो। और इनफैक्ट अगर सिर्फ प्लेन बार ही यूज़ करें तब भी ये चीज़ वैलिड है। देखो टेंशन में 39.5 आया है, सिमिलर कंसेप्ट लगाया है फॉर कंप्रेशन बार, वी गॉट 32.5। तो इसका मतलब डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, यू कैन राइट इट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं इस पॉइंट को लिख भी देता हूँ। डेवलपमेंट लेंथ इन टेंसाइल reinforcement is always greater than development length in compressive reinforcement। ये क्वेश्चंस में आ जाता है, कई बार मैंने देखा भी है। आप क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्टली पूछ लिया कि डेवलपमेंट लेंथ किसकी बड़ी होगी, टेंशन की बड़ी है या कंप्रेशन की बड़ी। तो फॉर दैट कैन राइट इट। तो कोड ने जो मैंने ऊपर बताया वैसा क्या एज इट इज़ दिया हुआ है। तो मैंने बस क्लॉज बताने के लिए आपको 26.2.1 यू कैन फाइंड इट ओवर हियर, और सब कुछ लिखा है सेम है। अब अपन ये देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ का यूज़ क्या है आखिर। ये डेवलपमेंट लेंथ बिसाइड प्रोवाइडिंग मिनिमम लेंथ जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है, उसके बियॉन्ड और कहाँ यूज़ होती है। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन मैंने किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, सबसे पहला है लैपिंग। लैपिंग क्या होती है, जैसे कि अगर अपनी बीम है काफ़ी बड़ी है, आप मार्केट से स्टील खरीदेंगे तो उनकी एक स्टैंडर्ड साइज़ आती है, से दिस थिंग। अब आपको दूसरी भी तो लेंथ में चाहिए, तो आप दो बार्स आपस में क्या करेंगे, लैप करेंगे, उनको जोड़ेंगे और इनको टाई अप कर देंगे एल्यूमिनियम के वायर से, जो भी मिल जाएगा आपको साइड पे। तो वो जो लैप लेंथ है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, या यूँ कहूँ शुड नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ। ये हम देखते आए। तो थ्रू कोड 26.2.5.1 आप इस क्लॉज को देख सकते हैं। उनको मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है कि लैप लेंथ आपकी LD से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 35 फाई क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट का डायामीटर। टेंशन के अंदर 35, कंप्रेशन के अंदर 24 फाई, एंड डायरेक्ट टेंशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन हो देन इट हैज़ टू बी 2LD और 35। ये सारा के सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको वर्ड्स में मैंने लिख दिया है, इसको रट लो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैप स्लाइसिस का, वो ये है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, कि लैप स्लाइसिस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। 36 mm से ज़्यादा की बार होगी उनके अंदर लैप स्लाइसिस यूज़ नहीं करनी है, यानी कि उनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे हमने शो कर रखी है, ऐसी ओवरलैपिंग नहीं करनी है। अब और देखो कैसे डेवलपमेंट लेंथ यूज़ में आती है, कैसे काम में आती है। तो मैंने इसको और थोड़े एक मीनिंगफुल वे में, इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग यू द रिटन वर्ड्स, मैंने सोचा एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, इससे आपको थोड़ा परसीव करने में आसानी होगी। अगर कैंटिलीवर बीम है, या कहूँ कैंटिलीवर बीम के साथ सपोर्ट है, तो सपोर्ट के अंदर जो लेंथ होगी जो अंदर जाएगी एक्स्ट्रा लेंथ, वो है मिनिमम, इट शुड नॉट बी लेस देन LD/3। वापस लिख रहा हूँ, शुड नॉट बी लेस देन LD/3 एंड एटलीस्ट 33% ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। 33% का मतलब 1/3, तो 1/3 टू बी एक्सटेंडेड इनटू मेंबर सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्ट के लिए भी इट शुड नॉट बी लेस देन LD/3 एंड अबाउट 33% यानी कि 1/3
ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इज एक्सटेंडेड इनटू सपोर्ट। तो इसके साथ साथ क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये वाला क्लॉज भी आपको चेक करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया वो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और कंटिन्यूस बीम की देख लेते हैं। कंटिन्यूस बीम में एटलीस्ट आपको 1/4 यानी कि 1/4 कितना हुआ 25% ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट सपोर्ट में एम्बेड करनी है, और उसकी लेंथ LD/3 होगी। सबकी लेंथ कम से कम, मतलब हमें इससे तो ज़्यादा ही देनी है, LD/3 से तो हर हाल में ज़्यादा देनी है, चाहे बीम लो चाहे स्लैब लो, कुछ भी, बस दिमाग में यही याद कर लो कि डेवलपमेंट लेंथ LD/3 से ज़्यादा जानी है। अब ये कहाँ से लेके आया, ये रहा वो क्लॉज 26.2.3 पॉजिटिव मोमेंट रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड्स में लिखा था ना, मैंने उसको ग्राफिकली यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उसे याद रख सकें। अब ठीक है सर, बीम्स की बात हो गई, कॉलम फुटिंग की भी कर लो। कॉलम फुटिंग में भी जो बियॉन्ड करते हैं ना अपन, वहाँ पे बीम्स के अंदर तो इट शुड नॉट बी लेस देन LD/3, बट इन द केस ऑफ कॉलम ऑन फुटिंग और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ रही है और ज़्यादा लोडिंग सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्या कर देना, शुड नॉट बी लेस देन LD। तो कॉलम और फुटिंग के अंदर इट कैन नॉट बी लेस देन LD, बस इतना याद कर लो। और आपको बाकी एक बार ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा था क्लॉज की, ऑल्सो नीड टू चेक 26.2.3.3 सी, उसका भी सी, ABC में सी, वो सी क्या है, वो ये रहा, at simple support and at the point of inflection, positive moment tensile reinforcement shall be limited to a diameter such that LD यानी कि development length computed for FD by 26.2.1 does not exceed, ये बहुत अच्छे से बताया है, यानी कि LD की वैल्यू या तो इससे छोटी रहे या इक्वल टू रहे, या यूँ लगा लो, तुम तो यहाँ पे साइन लगा लिया करो, ये जो वर्ड्स में लिखते हैं ना, हमेशा इक्वेशन को आप मैथमेटिकली लिख लिया करो स्टूडेंट्स को उससे लॉन्ग टर्म तक वो याद रहती है। ओहो ओके, इट्स अ फेयर कलर, लेट मी डू इट इन रेड कलर, स्ट्रॉन्ग रेड कलर, ओके। LD हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू, अब भी बेटर हो गया, आपको इक्वेशन हमेशा ये याद रहेगी। अब आपके यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ M1, व्हाट इज़ V, भाई क्या हैं, वो देख लेते हैं जो कोड ने मेंशन किए हैं। अब देखो कोड में कुछ मिस प्रिंटिंग टाइप थी, या यूँ कहूँ मिस प्रिंटिंग तो नहीं थी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा उसको खुद लिख देता हूँ आपके लिए। इट इज़ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन assuming all reinforcement at section to be stressed to FD। अभी FD क्या है, FD 0.87 FY in case of LSM design and permissible stress in case of working stress method, okay। and VU is the shear force at section due to design load। अब याद करो, अब डिज़ाइन लोड में अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते आए हैं, VU से, तो मैंने यही सोच के अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि LD की वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ से हमने ये निकाल ली, मतलब ये इतनी आनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, जैसे अपन लिखते आए हैं, मैं तो अपने वर्ड्स में इसको ऐसे याद करता हूँ कि LD मेरे को इतनी रिक्वायर्ड है सर, ठीक है। और LD इट शुड नॉट बी लेस देन M1/V, और V को भी मैं VU कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको यूँ याद रहे कि हाँ हम डिज़ाइन शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो M1/V प्लस N0, और M1 क्या है, M1 इज मूवमेंट मूवमेंट है एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, ये जब आप स्लैब करेंगे तब आपको अच्छे से मैं करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन के अंदर। इट इज़ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन अज्यूमिंग ऑल रीइंफोर्समेंट एट द सेक्शन टू बी स्ट्रेस्ड एट FD यानी कि 0.87 FY। सो इन्होंने एक L0 और बताया है, L0 ये रहा, L0 क्या है, सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट and the equivalent anchorage value of any hook or mechanical anchorage at simple support at a point of inflection। L0 is limited to effective depth or member or 12/5 whichever is greater। मस्त इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको क्वेश्चन करूँगा तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, बट फॉर नाउ यू कैन राइट L0 शुड नॉट बी, मतलब जो भी है इट हैज़ टू बी द ग्रेटर ऑफ 12/5 और इफेक्टिव डायमीटर इफेक्टिव डेप्थ D। अब इन्होंने एक और गेम खेल दिया है यहाँ पे,
इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ m1/v इन अबव एक्सप्रेशन में बी इंक्रीज्ड बाय 30% व्हेन द एंड ऑफ रिइंफोर्समेंट आर कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शन। अब ये क्या मतलब है कंप्रेसिव रिएक्शन और नॉन कंप्रेसिव रिएक्शन का? अब देखो इसको मैं आपको थ्रू डायग्राम समझाता हूँ। नॉन कन्फाइंड मतलब आपका सपोर्ट जो है ये समझ लो थोड़ा नीचे से चालू हो रहा है, ये पूरी बीम के साथ ही आपने पोर्शन ऐसे कास्ट किया है। जब बीम जो है अलग से बिल्कुल अपने लेवल पे ही कास्ट की जाए तो इसे कहते हैं कन्फाइंड। तो कन्फाइंड के अंदर कितना बढ़ा देना है? बाय 30%। सो इट बिकम्स 1.3 m1/vu, ये vu हो गया, प्लस L0। और नॉन कन्फाइंड में केस में इट इज m1/vu प्लस L0। देयर यू गो। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अभी बात हो गई है, थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में भी कोड ने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, वो देख लेते हैं यार। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में उन्होंने कहा है एटलीस्ट 1/3 अगेन 1/3 कितना हो गया? 1/3 परसेंटेज में 33.33%। ओके, तो 1/3 ऑफ टोटल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड फॉर नेगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट शैल एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन for a distance not less than the effective depth of member, और यहाँ और है 12 phi और 116 द क्लियर स्पैन विच एवर इज ग्रेटर। अब इसको वर्ड्स में मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्स बार से इसको डिनोट किया है क्योंकि हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, मैंने अपने हिसाब से इसको एक्स बार लिख दिया। ओके, सो इट शुड नॉट बी लेस देन, यही वर्ड बोला, शुड नॉट बी लेस देन 1 इफेक्टिव डेप्थ डी 12 phi या 116 टाइम्स द क्लियर स्पैन, और इनमें से तीनों में से जो भी बड़ा होगा उसको मैं ले लूँगा। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहाँ मिलती है आपको? ये जैसे कि ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट हो गई, किसके लिए? फॉर कंटिन्यूस बीम्स। अभी कंटिन्यूस बीम है, कोई भी कंटिन्यूस बीम हो, अगर मेरे को ज़रूरत पड़े, सपोज करो यहाँ पे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट ऊपर देनी पड़ गई ड्यू टू नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ऊपर मेरे को देनी पड़ रही है, बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना देना है? एक्स बार है ये, वो एक्स बार की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब आप पूछेंगे सर ये क्लियर स्पैन क्या है? क्लियर स्पैन है फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम टू द फेस ऑफ कॉलम। अगर सेंटर टू सेंटर ऑफ कॉलम होता तो मैं उसको क्लियर स्पैन नहीं बोलता, इसको मैं बोलता टू द सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। तो यहाँ क्लियर स्पैन बोला है तो इनर एजेस के बीच का डिस्टेंस क्लियर स्पैन कहला रहा है। तो अब इन दोनों को जोड़ के अगर अच्छे से देखें, ये सिर्फ टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ ऊपर वाली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को। अगर इन दोनों को जोड़ के देखें तो कैसे हमारा जो कंटिन्यूस बीम का पोर्शन है वो कैसे होता था, हमने पढ़ा था यार स्ट्रक्चर एनालिसिस में कि सर ये थोड़ा सा नीचे जाता है तो हल्का सा ये पॉजिटिव ऊपर, और ये सब यही करा था ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो कितना देना है? एक्स बार। यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द अबव पोर्शन। बट हमारा कोड यहाँ नहीं रुका, उसको चैन नहीं आया, हमने देख लिया सर डेवलपमेंट लेंथ देख लिया, और उसने बोला यार अपने को सेफ्टी पसंद है, अपन इतनी देर से देख रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी घुसाते रहते हैं, तो कोड ने बोला है डेवलपमेंट लेंथ को भी तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। कितना बढ़ाओगे? द रीइंफोर्समेंट shall extend beyond the point at which it is no longer required to resist flexural by, यानी कि एंकरेज लेंथ जो तुमने LD निकाला है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। कितना ज़्यादा रखना है? या तो D या फिर 12 फाई। फाई क्या है? डायामीटर ऑफ मेन बार। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ, बस आई होप अब तक तो याद हो ही गया। फाई का मतलब मेन बार ही चल रहा है। D इफेक्टिव डेप्थ और डायामीटर ऑफ मेन बार विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, सो एंकरेज लेंथ विल बी नाउ जो LD आप निकालेंगे ऊपर फॉर्मूला से, प्लस यहां से ये L एंकरेज जो निकालेंगे, ये हो गई आपकी LD फाइनली जो आप देंगे। तो ऊपर से जो निकाल रहे हो फॉर्मूले के थ्रू ये वाली, प्लस इसमें एंकरेज भी करो, L एंकरेज, तो वही जो दोगे वही हुई हमारी डेवलपमेंट लेंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोड ने बोला है L एंकरेज जो ये D और 12 फाई ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ये वर्ड में क्वेश्चन आ चुका है
कि भाई बताना ये डी और 12 एंकरेज का पार्ट है कि एंकरेज लेंथ के बियॉन्ड है। नहीं, एंकरेज लेंथ के बियॉन्ड नहीं है, वो रिक्वायर्ड लेंथ है। एल डी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड लेंथ है फॉर व्हाट, फॉर रेजिस्टिंग द फ्लेक्सुरल। उसके बाद थोड़ी सी सेफ्टी रखते हुए हम डेवलपमेंट लेंथ को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, बाय डी और 12 विच एवर इज ग्रेटर, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। अब आप एंड में आपने देखा होगा हर जगह हम हुक्स बना देते हैं, बार बार मैंने कई बार ऐसे बनाया होगा, ऐसे बैंड कर देता हूँ, हुक बना देते हैं ताकि अच्छे से जो है ना ये कंक्रीट के अंदर एम्बेड हो जाए। तो आप ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे हुक बना सकते हो, यू हुक बना सकते हो, 45 डिग्री के हुक्स बना सकते हो। तो उसके लिए भी प्रोविजन है कोड में। तो क्या है, एंकरेज बार्स इन टेंशन। अभी जो मैंने बात बोली डेवलपमेंट लेंथ प्लस एल एंकरेज, यही तो हुई मेरी डेवलपमेंट लेंथ। ये किसी एल डी का मतलब सिर्फ फ्लेक्सुरल, वो वाले मत समझना, टोटल डेवलपमेंट लेंथ तो दोनों मिला के हुई। तो डिफॉर्म्ड बार may be used without end anchorage provided development length required is satisfied. Hook should normally be provided for plain bars in tension. देखो कोड बोलता है प्लेन बार्स के लिए प्रोवाइड करो, बट हम इंजीनियर्स क्या बोलते हैं, सेफ्टी रखो। तुम तो FE415 हो, उसमें भी हुक वुक डाल देना। कोई छोटा सा हुक है यार, छोटे से हुक को क्यों छोड़े हम लोग। और साइट पे आप देखेंगे सब जगह हुक बना ही दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड्स में लिखा है ना, उसको मैंने अच्छे से प्यार से यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, जैसे कि बैंड्स। द एंकरेज वैल्यू ऑफ बैंड शैल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार फॉर ईच 45 डिग्री बैंड। यहाँ पे गया जा रहा था, ये 45 डिग्री पे बैंड करा तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स दी डायामीटर ऑफ बार, 4 5। और एक और बार मोड कर दोगे 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया, मतलब टोटल विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री हुआ है, और ये जस्ट 45 डिग्री, तो इट बिकम्स 8 5। और उसने मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम ऑफ विच इज 16 5 फॉर द बार। और अगर हुक है यू टाइप, हुक कैसा है, ये तो हो गया 45 डिग्री बैंड, एंड हुक कुड बी लाइक यू, सिंपल यू, तो उसके लिए कितना रख सकते हैं हम, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया। सो ये सब पार्ट डेवलपमेंट लेंथ के हैं, आपके ऊपर डायरेक्टली यूज़ होंगे। और स्लैब के अंदर तो यूज़ करते ही हैं इनको, साथ साथ में इनको बीम में भी बहुत यूज़ हम करते हैं। तो एक कट ऑफ सेक्शन और देख लो नाउ। एक्चुअल में क्या हुआ था, WSM जब हम कंसेप्ट लेते थे ना और शेयर की बात करते थे, तो वहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन था वो 2/3 टाइम्स द व्यू पे चेक होता था। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इकोनॉमिकल बनाने के लिए अपन वो वाला पॉइंट निकालते हैं ना, जहाँ पे ये VUS होता है, यानी कि VU माइनस V ऑफ कॉन्क्रीट होता है, और कहते हैं इसके बाद हम मैक्सिमम स्पेसिंग पे देंगे और इससे पहले जो भी हमारा निकल के आया बहुत पास पास में देंगे। ये करते आए हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। तो वो कट ऑफ सेक्शन है ना, जो आप VUS निकालते हो, आप मैथमेटिकली चेक करोगे ना, वो नियर अबाउट मतलब इक्वल इंटू 2/3 VU निकल के आए, मतलब हमेशा उसके आसपास बना रहेगा। तो जो अपन ने पढ़ा वो वैसे ही रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए। चुपचाप ऑब्जेक्टिव में टिक करना, जो मैंने सब्जेक्टिव के हिसाब से इन डिटेल में जो आपको शेयर में डिज़ाइन करके दिखाया उसको वैसे ही डिज़ाइन करना, इसका कंसेप्ट मत घुसाना। ओके प्लीज़। अब नाउ इसको पढ़ के बता देता हूँ कि फ्लेक्सुरल reinforcement shall not be terminated in tension zone unless any one of the following condition is satisfied. The 2/3 at the cutoff point does not exceed 2/3 that the permitted including the shear strength of web reinforcement provide. सिंपल सीधी बात बोल रहा हूँ, VU आता है ना यार, इसका 2/3 ऑफ VU है, उससे पहले मत कर्टेल करो, ठीक है। स्टीरअप एरिया इन एक्सेस, इसको पढ़ लेना, वही बात कही है, एरिया दैट ऑफ शियर एंड टॉर्जन इज प्रोवाइडेड अलोंग ईच टर्मिनेटेड बार ओवर अ डिस्टेंस ऑफ कट ऑफ पॉइंट इक्वल्स टू 3/4 द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर। मैं साफ बोल रहा हूँ, बहुत कुछ याद नहीं कर पाओगे, जो जो मैंने डायग्राम बना के लिखा वैसे ही लिखना, उससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में याद भी रहेगा और सिंपल एक वर्ड के फॉर्म में याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए B और C याद कर सको, बढ़िया है, कोई नहीं। चलो अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ में, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि LD फ्लेक्सुरल के लिए कितना रिक्वायर्ड है, वो जो फार्मूला अपन ने निकाला है परमिसिबल वाला।
तो उसको यूज़ करो, उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मैं अब से कोशिश तो नहीं करूँगा कि एक क्वेश्चन कराऊँ, बट होगा तो देख लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले पे अपन अवॉइड ही करेंगे, टाइम बचता है उससे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द एम्बेडेड लेंथ नीड नॉट एक्सीड द डेवलपमेंट लेंथ एल डी। बात तो सही है, अभी अभी बताइए, अपन ने ऊपर ही देखा था ये वाला। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो एम्बेडेड लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल। कंडीशन एल डी हैज़ टू बी लेस देन इक्वल्स टू, अपन एल डी एक तो निकाल रहे हैं अपने फ्लेक्जुरल वाले फॉर्मूले से 0.87 एफ वाई इंटू दिस थिंग और जो भी आया है, ओके। वो वाला जो एल डी है वो हमेशा m1 बाई वी प्लस एल नोट से कम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। कम होगा तो क्या होगा? सेफ होगा। इसके लिए पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए भी। ये हम कोड ने मेंशन नहीं किया है, बट ये वाली चीज़ आप दोनों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए भी चेक कर सकते हो, बस इसी पर्पस के लिए कि बताने के लिए कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी। और ईएससी ने पूछ लिया, अगर तुम दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। अगर एलडी नीचे दे रहे तो ऊपर भी तो देनी पड़ेगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, तो वहाँ पे नेगेटिव के लिए भी चेक करेंगे। एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड मस्ट नॉट बी ऑन, नहीं गलत, 1/3 तो होता ही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग, ये यहीं रॉन्ग हो गया। तो 1 and 2 आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज करेक्ट। करेक्ट पूछा, रीइंफोर्समेंट दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्सुरल बियॉन्ड अ सर्टेन सेक्शन शैल हाउएवर बी एक्सटेंडेड बाय डी और 12/5 विच एवर इज ग्रेटर। बिल्कुल सही बात है, ये अभी अभी बताया मैंने। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कोड में आपको नहीं मिलेगी इस तरीके से स्पेसिफिकली लिखी, बट आपको बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें मार्क कर लेना। पॉइंट नंबर 2, एटलीस्ट हाफ द बार शुड बी बेंट अप एट कट ऑफ पॉइंट। आपने कट ऑफ पॉइंट कहाँ देखा था? 2/3 व्यू पे। तो यहाँ पे जो आपकी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, लेट मी मार्क इट, यहाँ पे जो आपकी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, इनमें से अपन 50% जो है बेंड कर सकते हैं, ऐसे √2 JD पे। आई बात समझ में? शेयर में तो वो उसको हम 50% बार्स को आराम से बेंड कर सकते हैं कट ऑफ पॉइंट के आगे। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट 2 सही है। The shear capacity at cutoff point should be at least 1.5 times the shear force at second। हट, VU का 2/3 होता है, यानी कि 0.67। तो 3 गलत है, 2 and 1 गलत है, ओ सही है, सॉरी। 1 और 2 सही है, याद रखना 50% वाला ये वाला पॉइंट। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है टॉर्जन है, सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ते रहो, करते रहो, और जल्दी जल्दी इसको थोड़ा फैलाओ, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।